नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात 9 बजे में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत हम उस खबर से कर रहे हैं जिसका इंसानियत और अमन चैन से नाता रखने वाले हर किसी का सरोकार है। जी हां, आखिरकार मथुरा कांड के मास्टरमाइंड राम वृक्ष यादव की मौत की खबर घटना के करीब 48 घंटे के बाद आ ही गई और इस पर से पर्दा हट चुका है कि सनकी सत्याग्रही आखिर कहां है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद ने आज तक से खुद कहा कि राम वृक्ष यादव मारा जा चुका है। यह वो शख्स है राम वृक्ष यादव जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी की वजह से 24 लोगों की जान गई है। यही वो सत्याग्रही है जिसकी वजह से 2 आला पुलिस अधिकारी शहीद हुए हैं। अवैध कब्जे को हटाने गई पुलिस और उस कब्जे को हटाने से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, जब ये अपने साथियों को पुलिस के खिलाफ भड़का रहा है, उन्हें खदेड़ देने की चेतावनी दे रहा है और उसका नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है मथुरा में। 2 पुलिस अधिकारियों समेत कुल 24 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। उसके बाद तलाश होती है इस मास्टरमाइंड की, राम वृक्ष यादव जिसका नाम है। कई सारी अटकलें लगती हैं कि राम वृक्ष क्या घायल हुआ है, राम वृक्ष क्या फरार हुआ है या राम वृक्ष को किसी ने कहीं छुपा दिया है। लेकिन अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद साहब एक ट्वीट करते हैं। उनके ट्वीट के बाद मीडिया हरकत में आती है और उसके बाद आज तक बात करता है जावेद अहमद से। जावेद अहमद इस बात की पुष्टि करते हैं कि शव की शिनाख्त राम वृक्ष यादव के साथियों ने की है। मथुरा हिंसा का ये मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी मारा गया है। उसके खुद के साथियों ने उसके शव की पहचान की है, फोटो से पहचान करवाई गई है और उसके बाद अब ये सस्पेंस तो कम से कम खत्म हुआ है। 12 पुलिस की टीमें बनाई गई थी जिन्होंने कई जगह छापेमारी की थी और राम वृक्ष यादव को पकड़ने की वो कोशिश कर रही थी। लेकिन इस जबरदस्त हिंसा में, इस हिंसा की आग में झुलस कर ये भी नहीं रहा, ये भी मारा गया है और इस बात की पुष्टि अब हो चुकी है कि राम वृक्ष यादव मारा गया है। ये उसी की तस्वीरें हैं। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं मथुरा। हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, इस बात की पुष्टि हो चुकी है, अब आगे पुलिस किस तरह की कार्रवाई करेगी और कैसे इस बात की पुष्टि हुई कि ये राम वृक्ष यादव मारा गया है? सईद, डीजीपी जावेद अहमद ने ये ट्वीट किया कि राम वृक्ष यादव की बॉडी की पहचान उसके साथियों ने की है और इसके अलावा पुलिस, चूंकि ये मसला पूरी तरह से पुख्ता करना होता है, पुलिस इस बात का भी इंतजार कर रही है कि उसके परिवार वाले आए राम वृक्ष यादव के और उस शव की पहचान करें। इसलिए लेकिन डीजीपी यूपी का कहना है कि उसके राम वृक्ष यादव के सहयोगियों ने इस शव की पहचान कर ली है। इसके अलावा जी ब्रजेश, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अब ये तो बखैर इस बात की पुष्टि हो गई है, डीजीपी जावेद अहमद साहब ने खुद की है। लेकिन ब्रजेश, ये खबरें भी आ रही हैं कि कैसे ये मारा, क्या ये पुलिस की गोली में मारा गया है, क्या ये जला है या कोई और? सईद, अभी इस बात की कतई कोई पुष्टि नहीं हुई है कि राम वृक्ष यादव कैसे मारा गया, क्या वो गोली से मारा? ब्रजेश, हम आपको रोक रहे हैं, हम दोबारा आएंगे, से विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल हम अपने दर्शकों को इस मथुरा के मास्टरमाइंड की पूरी खबर दिखाते हैं। कृष्ण की नगरी मथुरा के जवाहर बाग में ऐसी आगजनी मची कि 24 जिंदा लोग शव में तब्दील हो गए। सबसे दुखद रहा 2 पुलिस अफसरों की शहादत और हिंसा के इस पूरे खेल के पीछे जो मास्टरमाइंड सामने आया, उसकी पहचान राम वृक्ष यादव के तौर पर हुई। पहले खबर आई कि मथुरा का गुनहगार राम वृक्ष यादव घायल है। खबर आई कि वो फरार हो चुका है। खबर यह भी आई कि वो आसपास ही कहीं छिपा है। धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन किया गया, लेकिन करीब 48 घंटों के बाद खबर आई कि मथुरा का मास्टरमाइंड मारा जा चुका है। गुरुवार को पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल राम वृक्ष यादव की मौत हो चुकी है। इसकी पुष्टि खुद
उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद ने आज तक पर की। मुझे वहाँ के एसएसपी ने भी फोन करके बताया कि जो उसकी बॉडी है, फोटोग्राफ लेकर के जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ लोग जो अस्पतालों में हैं और रामवृक्ष के क्लोज एसोसिएट थे, उनके साथी थे, जिनके साथ वो तथाकथित रूप से अपना ये चलाते थे, जो अपना वहाँ पर हिसाब किताब, उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया है उसकी बॉडी को जी फोटोग्राफ के बेसिस पर। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक रामवृक्ष यादव के शव की पहचान उसकी तस्वीर के मिलान के बाद हुई है। पुलिस की गिरफ्त में आए रामवृक्ष यादव के साथियों ने भी तस्दीक कर दी है कि जो मृत शरीर पुलिस के कब्जे में है उनमें से एक रामवृक्ष यादव का ही शव है। उधर मथुरा के जवाहर बाग में भड़की आग तो बुझ गई, लेकिन हिंसा के खूनी खेल के बाद राजनीति के दिग्गज मथुरा में डेरा जमाकर बैठ गए हैं। मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी और बीजेपी महासचिव श्रीकांत शर्मा सहित बीजेपी के कई नेताओं ने धरना दे दिया है। आरोप है कि राज्य सरकार ने जवाहर बाग में रामवृक्ष को आतंक का बरगद बनने दिया। मांग है कि इस मामले में सीबीआई जांच हो। तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके बाद हम लोग कोई भी तय कर सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। मथुरा पहुंची हेमा मालिनी ने जवाहर बाग के भीतर भी जाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद हेमा शहीद एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी के शोकासुल परिवार से मिलने पहुंची। मथुरा की सांसद उन पुलिस वालों से भी मिलने पहुंची जो बवाल में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, और जाते जाते प्रदेश सरकार के मुखिया को छोटी सी नसीहत भी दे गई। अभी इतना बड़ा जो हादसा हुआ तो मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए, शायद आएंगे, आ जाएंगे जरूर। मथुरा अब शांत है। हालांकि जिंदगी का नुकसान बड़ा है, लेकिन सनकी सत्याग्रही रामवृक्ष यादव की मौत की खबर से कम उन परिवार वालों को सुकून जरूर पहुंचा होगा जिन्होंने अपनों को खोया है। मथुरा से अरविंद ओझा, शिवेंद्र श्रीवास्तव और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। मथुरा के खूनी बवाल में शहीद हुए थाना फरह के एसओ संतोष यादव का अंतिम संस्कार उनके गृह नगर जौनपुर में कर दिया गया। शहीद को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम समय में पिता को याद करते हुए उनके बेटे निखिल ने राज्य सरकार से अपील की है कि घर चलाने के लिए उनकी मां को सरकारी नौकरी दी जाए। जो देखना पड़ रहा है वो दिल दहलाने वाला है। संतोष यादव सीमा पर आतंकियों की गोली से नहीं, रामवृक्ष के फैलाए आतंकवाद की गोली से शहीद हो गए। एक शांत शहर में मथुरा के फरह थाने में तैनात एसओ संतोष यादव मथुरा के बलवे की भेंट चढ़ गए। शनिवार सुबह संतोष यादव का शव उनके गृहनगर जौनपुर पहुंचा। तिरंगे में लिपटे शव को राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। जैसी खामोशी संतोष यादव की चिता के पास पसरी है, वैसी ही खामोशी उनके बेटे के मन में है। भीतर हिलोरे मारने वाले तमाम सपने अब बस यादों में रह गए हैं। बेटा पिता की तमाम इच्छाओं को याद कर रहा है। जब वहाँ जा रहे थे जैसे एक गाड़ी से तभी गोली चला दी। पिता के आसरे ही तमाम इच्छाएं चिता में होम हो गई। बचपन के नाजुक कंधों पर मुखाग्नि देने का बोझ आ पड़ा तो सहारा देने चाचा के हाथ आगे बढ़े। शहीद संतोष यादव का जौनपुर रामघाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शुक्रवार शाम को परिजन चाहते थे कि शहीद के सम्मान में सूबे के मुखिया जौनपुर पहुंचे, लेकिन आईजी वाराणसी और डीएम जौनपुर के समझाने के बाद चिता को मुखाग्नि दे दी। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ संतोष यादव जी जो कि मथुरा कांड में शहीद हुए हैं, उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनके पार्थिव शरीर को भावभीनी विदाई दी गई। रामघाट पर शहीद की चिता जल रही थी और बेटे की आंखें नम हो रही थी। बेटे निखिल ने सरकार से अपील की है कि उसकी मां या चाचा में से किसी एक को नौकरी दे दी जाए ताकि घर चल सके। मेरे पापा ये पहले से जो पूरे घर चलाते थे, उनके अलावा वो हमारे घर पे कोई नहीं था। बस हमारे घर पे चाचा और मम्मी को नौकरी दिलवा दी थी ताकि हम अपना घर चला सकें। मथुरा के जवाहर बाग से उठे इस बवाल ने बचपन के खिले चेहरों को मुरझा दिया है। रामवृक्ष यादव का उगाया ये जहर
इन बच्चों की मुस्कान ले बैठा है। राजकुमार सिंह, जौनपुर, आज तक। और आइए अब बात करते हैं आज तक की खबरों के असर की। आज तक की खबर का असर एक ही दिन में दो अलग अलग राज्यों में दिखाई दिया है। पहले महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और उसके बाद बिहार में 12वीं के दो टॉपर्स के रिजल्ट्स को रद्द कर दिया गया। आज तक ने सबसे पहले खड़से मामले में दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन के फोन कॉल्स और जमीन घोटाले का खुलासा किया था और बिहार में भी आज तक ने 12वीं के कई टॉपर्स के ज्ञान की पोल खोली थी। उसके बाद एकनाथ खड़से को इस्तीफा देना पड़ा और 14 टॉपर्स को बुलाया गया, जिनमें से 13 शामिल हुए, 2 को फेल कर दिया गया, उनका रिजल्ट रद्द कर दिया गया। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज तक की खबर का पहला असर। दाऊद के फोन कॉल और जमीन घोटाले में शामिल होने के आरोप के बीच महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या इस्तीफे के बाद खड़से पर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि 1300 रुपए का आपने बिल दिया, अप्रैल में वो सिम चेंज हुआ, लाजमी तौर पे फोन यूज हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि मेरा फोन किसी ने हैक कर दिया। जब तमाम आरोप बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से सामने, महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से की जो दाऊद के साथ फोन कॉल से लेकर जमीन विवाद में चौतरफा अब घिर चुके हैं। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से पुणे में एक जमीन की खरीद के गड़बड़ झाले में कुछ ऐसे फंसे कि विदाई का अलार्म दिल्ली से बजा दिया गया है। सबसे पहले आज तक ने दिखाई खबर। आप तय कर लीजिए ना कि आप क्या रहे। सबसे पहले आज तक ने किया खुलासा। तमाम आरोप बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से सामने आते हैं। पहले एकनाथ खड़से को देनी पड़ी सफाई। सर नए आरोप हो रहे हैं आपके ऊपर। सर वापस होने दो यार, बड़ा आदमी हो। और आखिरकार खड़से को छोड़नी पड़ी कुर्सी। महाराष्ट्र के कदावर बीजेपी नेता एकनाथ खड़से पर आज तक ने ताबड़तोड़ खुलासे किए। मुंबई में खड़से के घर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का फोन कॉल, पुणे के पास सरकारी जमीन का अवैध सौदा, अपने मंत्री पद का दुरुपयोग, इन 3 सनसनीखेज खुलासे से ऐसा सियासी भूचाल आया कि आखिरकार राज्य के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से को अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ा। खड़से के कुर्सी छोड़ने का कयास 1-2 दिन पहले से ही लगने लगा था, लेकिन सुबह ही यह तय हो गया था कि इस्तीफे की खबर कभी भी आ सकती है। सुबह 11 बजे सीएम से मुलाकात में इस्तीफे की पेशकश हुई और दोपहर 2 बजे तक इस्तीफा सौंप दिया गया। हालांकि इस्तीफे के बाद पूर्व मंत्री हो चुके एकनाथ खड़से ने मीडिया पर भी ठीकरा फोड़ा। जमीन सौदेबाजी में कथित घोटाले पर सफाई भी दी। जो अभियान चलाया जा रहा है, मीडिया ट्रायल हो रही है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से पुणे में एक जमीन की खरीद के गड़बड़ झाले में कुछ ऐसे फंसे। आज तक की खबर दिखाए जाने के बाद खबर यह भी आई कि पीएम मोदी और अमित शाह भी खड़से से नाराज हैं। हम आपको खबर से लेकर इस्तीफे तक की पूरी कहानी और बारीकी से समझाते हैं। दाऊद से रिश्ते और जमीन घोटाले को लेकर आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद ही कांग्रेस और आप ने दबाव की राजनीति शुरू की। विवाद बढ़ने पर बीजेपी की किरकिरी होने लगी। महाराष्ट्र बीजेपी ने खड़से से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का इंतजार किया, मगर खड़से खुद को बेताक बताते हुए इस्तीफा न देने पर अड़े रहे। महाराष्ट्र के सीएम और संघ दोनों ही खड़से से खफा हो गए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम से खड़से पर चर्चा हुई। इस बीच खड़से ने वीडियो संदेश भेजा कि वो निर्दोष हैं। कल रात संगठन मंत्री रामलाल ने खड़से से इस्तीफा देने को कहा। देर रात नितिन गडकरी ने भी खड़से से बात की। तमाम दबाव के बीच आज खड़से ने इस्तीफा दे ही दिया। बेशक खड़से ने जांच पूरी होने तक पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सवाल बीजेपी के सामने यह भी है कि उन्होंने फैसला देरी से क्यों लिया। खड़से को मीडिया पर आरोप लगाने का अधिकार किसने दिया? क्या सिर्फ इस्तीफे से ही दाग धुल जाएंगे? और अगर एक भी आरोप सही पाए गए तो क्या खड़से को जेल भेजा जाएगा? आज तक ब्यूरो। और अब बात और खबर आज तक की खबर की दूसरे असर की। जो मेधावी छात्र बिहार के टॉपर बनकर उभरे थे, आज तक के खुलासे पर जब उन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ी तो उनकी मेधा काम नहीं आई।
3 जून को हुई दोबारा परीक्षा में बिहार में साइंस के टॉपर सौरभ श्रेष्ठ का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है और साइंस में नंबर 3 पर रहे राहुल कुमार का रिजल्ट भी खारिज कर दिया गया है। इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। कुछ दिनों पहले अपने टीवी स्क्रीन पर बिहार बोर्ड के इन होनहार टॉपर छात्रों के जवाब को सुनकर आप भी असमंजस में पड़ गए होंगे। यहाँ भी आज तक नहीं इनकी इस कमाल की काबिलियत की खबर सबसे पहले दिखाई तो सरकार को भी जांच के लिए कमेटी बनानी पड़ी। ज्ञान और बुद्धि की परख के लिए फिर से परीक्षा का फैसला लिया गया और फिर जो नतीजा आया उसने आज तक की खबर को 100% सही साबित किया। बिहार में आज तक की खबर का असर। 12वीं के 2 टॉपर का रिजल्ट रद्द। सौरभ श्रेष्ठ और राहुल कुमार टाए टाए फिस। अब आर्ट्स की टॉपर रूबी राय का क्या होगा? बिहार शिक्षा बोर्ड की कमेटी ने शुक्रवार को दोबारा 13 टॉपर की परीक्षा ली और उनमें से 2 टॉपर टाए टाए फिस हो गए। साइंस में बिहार के 12वीं के टॉपर सौरभ श्रेष्ठ का रिजल्ट रद्द हो गया और साइंस में ही बिहार के तीसरे टॉपर राहुल कुमार को भी फिसड्डी साबित किया गया। 13 परीक्षार्थियों में से 11 परीक्षार्थियों को शीर्ष योग्य पाया गया एवं शेष 2 परीक्षार्थी सौरभ श्रेष्ठ को अप टू मार्क नहीं होने के कारण परीक्षा फल रद्द करने का निर्णय लिया गया। लास्ट है विष्णुदेव राय महाविद्यालय किरतपुर, राजा राम भगवानपुर वैशाली को समिति द्वारा प्रदत्त महाविद्यालय कोड तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शनिवार को आए नतीजों ने साबित कर दिया कि सह पुस्तक प्रणाली से परीक्षा देकर इनमें से कुछ लोग टॉपर बन गए थे, लेकिन अब इनकी बुद्धि का भंडाफोड़ हो चुका है। हालांकि 13 में से 11 छात्रों के ज्ञान को कमेटी ने क्लीन चिट दे दी है, लेकिन आर्ट्स में टॉपर रूबी राय की असली परीक्षा अभी बाकी है और उसे 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। पूरे मामले की जांच के लिए बिहार शिक्षा बोर्ड ने नई कमेटी बनाने का फैसला भी किया है। एक छात्रा रूबी राय रोल कोड 33,014 क्रमांक 30,021 को छोड़कर शेष 13 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। नैसर्गिक न्याय के तहत अनुपस्थित छात्रा को उनका पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान किया गया है। यह अवसर 1 हफ्ता का दिया गया है। अगले 11 तारीख को उनको रूबी राय को उपस्थित होने के लिए कहा गया है। ये सभी छात्र वैशाली के विष्णु राय कॉलेज के थे, लेकिन आज तक की खबर के बाद विष्णु राय कॉलेज की मान्यता भी रद्द हो गई है। शुक्रवार को सभी 13 रैंक धारियों पर अलग अलग 25 सवालों की बौछार की गई थी, लेकिन प्रश्नों की उस तेज बारिश में 2 टॉपर के ज्ञान और बुद्धि का असली चेहरा धुलकर सामने आ ही गया। उम्मीद है कि आज तक के खुलासे के बाद बिहार में नीतीश सरकार शिक्षा के सिस्टम को दुरुस्त करने की जुगत जरूर करेगी। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां 5 घंटे के अंदर 2 बड़े आतंकवादी हमले हुए। दोनों हमलों में हमारे कुल 5 जवान शहीद हुए। पहला आज का ताज़ा मामला अनंतनाग का है, जहां सरेआम आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया और शुक्रवार को यानी कि कल हमला बिज बेहारा में हुआ। अब बीएसएफ के डीजी ने कहा है कि आतंकवादी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ।
आतंकियों ने अनंतनाग के सबसे व्यस्त इलाके जनरल बस स्टैंड के पास फायरिंग की। गोलीबारी की आवाज सुनते ही बाजार में भगदड़ मच गई। आतंकियों ने करीब 15 मिनट तक गोलियां चलाई। जनरल बस स्टैंड पर गाड़ी में गश्त के लिए निकले 3 पुलिस वालों पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। करीब 15 मिनट तक जारी हमले में एक एएसआई और एक कांस्टेबल शहीद हो गए। हमले की खबर मिलते ही सुरक्षा बल और पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इलाके को फौरन घेर लिया गया। गाड़ियों की आड़ से सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ जवाबी फायरिंग की। करीब आधे घंटे तक जवानों ने मोर्चा संभाले रखा। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से लोगों को फौरन घरों या दुकानों के अंदर जाने को कहा। अनंतनाग के जनरल बस स्टैंड के आसपास दुकानों के शटर गिरने लगे। लोग जान बचाकर घरों और सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। पुलिस के मुताबिक जनरल बस स्टैंड पर सुबह करीब 11:30 बजे हमला हुआ। करीब 2-3 बंदूकधारी आतंकियों ने हमला कर दिया। गोलीबारी में एक एएसआई बशीर अहमद और एक कांस्टेबल रियाज अहमद शहीद हो गए। पुलिस टीम पर हमले के बाद आतंकी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। देखिए, इनपुट्स तो हैं कि उस पे हमले की आशंका है और जैसा आपको विदित है बीएसएफ श्री अमरनाथ जी यात्रा की गार्डिंग करती है एंड हमेशा की तरह हम तैयार हैं और पूरी व्यवस्था की जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये यात्रा इंसिडेंट फ्री होगी। अनंतनाग के जनरल बस स्टैंड पर हुए हमले में सुरक्षा बलों ने कई गोलियां बरामद की है। बस स्टैंड के पास आतंकियों ने चारों ओर फायरिंग की, जिसकी वजह से बाजार में मौजूद तमाम लोग जान बचाकर भाग गए। अनंतनाग में 15 घंटे में दूसरा आतंकी हमला हुआ है। 3 जून की शाम को अनंतनाग के बीजगढ़ा में हमला हुआ था। बीजगढ़ा में हुए हमले में 3 बीएसएफ जवान शहीद हुए थे और 7 जवान घायल हैं। 4 जून को बीजगढ़ा से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर हमला हुआ। सुरक्षा बलों को शक है कि उन्हीं आतंकियों ने दूसरे हमले को अंजाम दिया है। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकियों के किसी जंगल या घनी बस्ती में छिपने की आशंका है। एक तरफ कल हुए हमले में शहीद जवानों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी जा रही थी और दूसरी ओर अनंतनाग में दोबारा हमला कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने अब आतंकियों को चारों ओर से घेरने की रणनीति बनाई है। आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जवान डटे हुए हैं। अशरफ वानी, अनंतनाग, आज तक। जालंधर की ये खबर है और उससे पहले अमरनाथ यात्रा की खबर से हम आपको बताएं कि पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मद्देनजर अलग अलग शहरों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लेकिन फ्लैग मार्च के पास ही एक हाई प्रोफाइल मर्डर हो जाता है। फ्लैग मार्च होता है, पुलिस भारी तादाद में वहां पर होती है, लेकिन गुंडे बदमाश इतने बेखौफ कि पास में ही एक हत्या कर देते हैं। इन दिनों पंजाब ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर सिख प्रदर्शन जारी है। राज्य के तमाम शहरों में भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। जालंधर में भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन पुलिस के इस जत्थे से महज 100 मीटर की दूरी पर एक कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वारदात शुक्रवार की है। मृतक अनिल कुमार बिल्ला जालंधर में एक गारमेंट कंपनी का मालिक था। 3 जून की सुबह जब वो जालंधर प्रेस क्लब के अपनी फॉर्च्यूनर में बैठा था, तभी अचानक बदमाश उसे गोली मारकर फरार हो गए, जबकि महज 100 मीटर की दूरी पर भारी पुलिस बल तैनात था। फॉर्च्यूनर ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ है। और खबरों के साथ बस कुछ ही पलों में हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।